प्रस्तुत पाठ ग्लिम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत की झलकें, जहाँ पर जो रहन सहन है हमारा, उसके बारे में किस तरह से लेखक जो है स्थानों का वर्णन करता है। तो इसमें पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, और इसके बारे में आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। कहानी प्रारंभ होती है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। लेखक ने जो है यह एक पारंपरिक गोवा के बेकर का चित्रण किया है, जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। क्या है कि आवर एल्डर्स ऑफन हियर्ड रेमाइसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। हम अपने बड़े लोगों को प्रायः उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड यानी डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स ऑफ स्टिल देयर। उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग चाहे रहें या ना रहें, We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves। किंतु लेखक कहता है कि उनके निर्माता आज भी हमारे बीच में रहेंगे। हमारे बीच में वे मिक्सर, सांचे और वो रोटी सेकने वाले आज भी हैं। Those age old times tested। लेखक कहता है कि दोज माने वे, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। कहता है लेखक कि वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियों का अस्तित्व जो है वो आज भी वापस है। यानी कि वो मिक्सचर के सांचे और जो सांचे वाले हैं जो वो आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड। भट्टियों की जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड ऑफ जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding the arrival in the morning can still be heard the some place। लेखक कहता है कि परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक उनके आगमन की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession। हो सकता है कि पिता आज जीवित ना हो, किंतु बेटे द्वारा पारिवारिक धंधा अब भी जारी रखे हुए हैं। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। और ये बेकार आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। बेकर हमारा दोस्त, साथी, कंपेनियन एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार उस समय जब वह बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट।
और फिर दोबारा जब वह अपनी विशाल कोई टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बम्बू woke up from sleep and we ran to meet the and greet him। उसके बांस की खनक हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते थे। भाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, ये क्या था? ये हमारा डबल रोटी के प्रति प्रेम था। Not at all, the loaf were bought by some Paskin or Bastine, the mud servant of the house। डबल रोटी किसी पास्किन या वाइस्टन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो कि घर की नौकरानी होती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। हम जिस चीज़ के लिए तड़पते थे वे थी डबल रोटियाँ, छल्ले। वी चूज केयरफुल्ली, जिनका हम चुनाव सावधानी पूर्वक करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश को अपने बांस म्यूजिकल एंट्री विद जैंग जैंग साउंड द स्पिली मेड बम्बू स्टाफ, अपने बांस के स्पेशल डंडे बने हुए डंडे की झकझक के आवाज़ के साथ आती थी या करता था। One hand support the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ से अपने सिर पर रखे टोकरे को सहारा देते हुए, दूसरे हाथ से जमीन पर बांस को बजाते हुए। He would greet the lady of the house with good morning। वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था। And then place his basket on the vertical bamboo, फिर वो अपने टोकरे को ऊर्ध्वाकार बांस पर रख लेता था। The kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चे एक हल्की झड़की के द्वारा दूर हटा दिए जाते थे और डबल रोटियां नौकरानी को दे दी जाती थी। But we would not give up, किंतु हम मानने वाले नहीं थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow। हम एक बेंच अथवा मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी तरह टोकरी में झांककर देखा करते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves। लोग कहता है, वो लेखक कहता है कि उसकी जो डबल रोटियों की महक होती थी वो उन्हें आज भी याद करता है। आई लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। लेखक कहता है कि डबल रोटियां बड़ों के लिए और गोलाकार बच्चों के लिए होते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। जब तक हम अपने दांतों को ब्रश से अच्छी तरह साफ नहीं कर लेते थे, मुंह को साफ नहीं कर लेते थे। And why should we, और हमें क्यों नहीं करना चाहिए था? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड भाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर ये सब के लिए आवश्यक क्यों था।
द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ कर देती है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, नन एज द बोल, जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। लेखक कहता है कि शादी के उपहार में मीठे ब्रेड, जिन्हें बोल कहते हैं, अर्थहीन हैं, बिना इनके, मतलब शादी के उपहार जो है वो बेकार है। जिस प्रकार से एक पार्टी या भोज बिना ब्रेड के रोमांच खो देती है, यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, अर्थात इस तरह से ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। लेखक कहता है कि घर की महिला को अपनी बेटी की मंगनी पर सैंडविच तैयार करने होते थे। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक और बोलिहांस क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए जरूरी हैं। Thus the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential। लेखक कहता है इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक होता है। The baker of bread seller of those days had a peculiar dress known as कवाई। उन दिनों बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इससे अधिक लेखक क्या कहता है कि यह एक पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक पहुंचती थी। इन अवर चाइल्डहुड, लेखक कहता है कि इन अवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स बियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, वंस ए लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। लेखक कहता है कि हमारे बचपन में हम बेकरों को एक शर्ट और पैंट पहनते देखते थे, which were shorter than full length ones and longer than half पैंट, जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और नेकस से थोड़ा लंबा होता। फिर लेखक कहता है Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। जब कोई घुटनों से नीचे तक पहुंचने वाला नेकर पहनता है तो उस पर टिप्पणी की जाती है कि वह एक पेडर की तरह पोशाक पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। प्रायः बेकर महीने के अंत में अपने बिलों की उगाही करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड टू सम बार इन पेंसिल। महीने के हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। बेकरी का धंधा वास्तव में प्राचीन दिनों में फायदे का धंधा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार भूखों नहीं मरते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। वहाँ उसका परिवार और नौकर हमेशा वैभवशाली दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन with a
जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर। आज भी जब कोई कटहल जैसा व्यक्ति दिखता है तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। तो इस तरह से ये आपका जो पहला पार्ट था ऑफ इंडिया का पहला जो लेसन था ये बेकर फ्रॉम गोवा वो समाप्त हो गया है। आगे इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने भेजेंगे।